तो चलिए आज भारतीय संसद के उस हिस्से को डिकोड करते हैं जो यूपीएससी की तैयारी की बिल्कुल जान है। आर्टिकल 79 से लेकर 88 तक हम हर कॉन्सेप्ट को इस तरह से खोलकर समझेंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आपको फंसा ना पाए। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो प्रीलिम्स और इंटरव्यू में अक्सर एक गूगली की तरह फेंका जाता है। अगर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में नहीं बैठते तो हमारा संविधान उन्हें संसद का एक इतना जरूरी हिस्सा मानता क्यों है? इसका जवाब ही हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। आज हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम संसद का बेसिक डिजाइन समझेंगे, फिर दोनों सदनों की कहानी जानेंगे, उनका कार्यकाल और राष्ट्रपति से उनका क्या कनेक्शन है उसे समझेंगे, और हाँ, फिर हम उन कॉमन ट्रैप्स पर भी बात करेंगे जहां अक्सर गलती हो जाती है, और आखिर में एक बिगर पिक्चर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से। संसद की पूरी इमारत जिस नींव पर खड़ी है वो है आर्टिकल 79। समझिए ये वो ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारी पूरी लेजिस्लेटिव मशीनरी काम करती है। जरा ध्यान से देखिएगा, संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता। ये एक बहुत कॉमन गलती है। आर्टिकल 79 साफ साफ कहता है कि पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो याद रखिए ये एक ट्राइपॉड है, 2 पिलर नहीं। और लीजिए यही हमारे उस पहले वाले सवाल का जवाब भी मिल गया। राष्ट्रपति भले ही संसद की डेली कार्यवाही में शामिल ना हो, लेकिन वो लेजिस्लेचर के हेड हैं। उनकी भूमिका एक कैपस्टोन की तरह है, मतलब वो शिखर जो पूरे स्ट्रक्चर को पूरा करता है। कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर प्रेसिडेंट की मोहर न लग जाए। इसीलिए वो इस पूरी प्रक्रिया का एक अटूट हिस्सा हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं संसद के उन 2 स्तंभों की, लोकसभा और राज्यसभा। ये सिर्फ 2 अलग अलग कमरे नहीं हैं, बल्कि ये रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व के 2 बिल्कुल अलग अलग आइडियाज पर बने हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये टेबल देखिए, दोनों सदनों के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोगों का सदन, ये सीधे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और उम्र चाहिए कम से कम 25 साल। दूसरी तरफ है राज्यसभा, राज्यों की परिषद, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, चुनाव इनडायरेक्ट होता है और उम्र चाहिए 30 साल। ये छोटे छोटे फर्क ही एग्जाम के बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं। अब ये नंबर याद रखिए, 12। आर्टिकल 80 राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर देता है। वो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड से 12 एक्सपर्ट्स को सीधे राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। मकसद ये है कि सदन में सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, बल्कि अलग अलग फील्ड्स की एक्सपर्टीज और अनुभव भी मौजूद हो। और अब ये दूसरा नंबर 25, ये है लोकसभा का मेंबर बनने की मिनिमम एज, जो आर्टिकल 84 में दी गई है। इसे राज्यसभा की 30 साल वाली उम्र से कंफ्यूज मत कीजिएगा। यूपीएससी अक्सर इन्हीं 2 नंबरों को आपस में बदलकर सवाल पूछता है, तो ये क्लैरिटी बहुत बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने सदनों का स्ट्रक्चर समझ लिया। चलिए अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, मतलब इनका जीवन काल कितना होता है, और ये जो भारी भरकम शब्द हैं, सत्र, सत्रावसान, विघटन, इनका असली मतलब क्या है। देखिए, आर्टिकल 83 के हिसाब से लोकसभा का सीधा साधा हिसाब है। जिस दिन पहली बैठक हुई उससे ठीक 5 साल, कार्यकाल पूरा और सदन अपने आप भंग। हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसे 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा वो एक परमानेंट हाउस है, एक सतत चलने वाला सदन, ये कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए चुनकर आते हैं, जिससे इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग एरिया पर। ये 3 शब्द, स्थगन, सत्रावसान और विघटन, इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। स्थगन या एडजॉर्नमेंट का मतलब है आज की बैठक खत्म, कल फिर मिलेंगे। ये काम स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। सत्रावसान या प्रोरोगेशन का मतलब है पूरा सेशन ही खत्म, अब अगले सेशन में मिलेंगे। ये काम राष्ट्रपति करते हैं। और विघटन या डिसोल्यूशन का मतलब है द एंड। ये सिर्फ लोकसभा का होता है और इससे उसका पूरा जीवन काल ही समाप्त हो जाता है। ये काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए अब राष्ट्रपति और संसद के इस रिश्ते को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। संविधान ने प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के कामकाज से जुड़ी कुछ बहुत ही क्रिटिकल पावर्स दी हैं। आर्टिकल 86 और 87 के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है।
आर्टिकल 86 प्रेसिडेंट को एक जनरल अधिकार देता है कि वो जब चाहें किसी भी सदन को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 87 के तहत होने वाला विशेष अभिभाषण एक मजबूरी है, ये अनिवार्य है। ये हर जनरल इलेक्शन के बाद और हर साल के पहले सेशन में होता ही होता है। इसमें प्रेसिडेंट सरकार की आने वाली नीतियों का एक खाका पेश करते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 85 को समराइज करें तो राष्ट्रपति के हाथ में 3 बड़ी शक्तियां हैं। सेशन बुलाना, जिसे कहते हैं समन, सेशन खत्म करना, जिसे कहते हैं प्रोरोग, और लोकसभा को पूरी तरह भंग करना, जिसे कहते हैं डिसॉल्व। ये पावर्स दिखाती हैं कि एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर पर कितना कंट्रोल है। और अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। अब हम एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक एग्जामिनर की तरह सोचेंगे। ये देखेंगे कि यूपीएससी कहाँ-कहाँ वो छोटे-छोटे जाल बिछाता है जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये है आर्टिकल 88 से जुड़ा एक क्लासिक ट्रैप। अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, वो संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, वहां बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो संसद के मेंबर नहीं हैं। ये अधिकार उन्हें सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि वो सरकार का पक्ष सदन में रख सकें। अब इस सवाल को देखिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। क्या ये सही है या गलत? सोचिए जरा, ये बिल्कुल गलत है। जैसा हमने पहले भी बात की, आर्टिकल 84 के हिसाब से लोकसभा के लिए उम्र है 25 साल और 30 साल है राज्यसभा के लिए। एग्जाम के प्रेशर में ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स ही बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। अभी तक हम एक एक आर्टिकल की बारीकियों में थे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के पीछे जो बड़े कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल आइडियाज हैं उनको समझते हैं। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। इसमें फेडरल और यूनिटरी यानी संघीय और एकात्मक दोनों के गुण मिलते हैं। कैसे? देखिए, राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, ये एक फेडरल फीचर है। लेकिन अमेरिका की तरह हमारे यहाँ हर राज्य को बराबर सीटें नहीं मिली, बल्कि पॉपुलेशन के आधार पर मिली हैं। ये एक यूनिटरी फीचर है। इसी मिले जुले रूप को हम क्वाजी फेडरल कहते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं एक विवादास्पद मुद्दे की। आर्टिकल 82 के तहत लोकसभा की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दी गई थीं, और ये फ्रीज 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लागू रहेगा। इसे लाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन आज इसकी वजह से राज्यों के रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ा असंतुलन आ गया है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि हमारी संसद सिर्फ एक कानून बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है। ये लोगों की इच्छा और राज्यों के अधिकारों के बीच एक खूबसूरत संतुलन का प्रतीक है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कन है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। भारत की डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी है, तो क्या 1971 की जनगणना पर आधारित सीटों का बंटवारा आज भी हमारे लोकतंत्र की सही तस्वीर दिखाता है? जब 2026 के बाद ये फ्रीज हटेगा, तो इसका भारत की राजनीति पर क्या असर होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले दशक में हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।